11वीं केमिस्ट्री में दूसरे अध्याय के समाप्त होने के बाद अगला अध्याय है हमारा अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता। इस अध्याय में हम आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और कुछ विशिष्ट गुणों के बारे में पढ़ेंगे जो तत्वों के परमाणु प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के आवर्त सारणी के बारे में हम अवलोकन करेंगे, जिसमें एक मेंडलीव की आवर्त सारणी और दूसरी आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा दी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मेंडलीव आवर्त सारणी के बारे में। तो ये आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी है। ये आपके सामने जो प्रदर्शित हो रही है ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आप देख सकते हैं कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित रखने पर इस प्रकार हमें एक सीरीज़ प्राप्त होती है जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहती है। मेंडलीव ने अपने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित रखा है और उनका ओपिनियन है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इस आधार पर उन्होंने अपनी एक आवर्त सारणी तैयार की है। इस आवर्त सारणी में ये खड़ी लाइनें हैं, वर्टिकल रो है। इस प्रकार कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टोटल 9 खड़ी लाइन है जिसे ग्रुप या वर्ग कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर लेटी हुई लाइन है, आप देख सकते हैं 1 2 जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। इस प्रकार ये टोटल 7 है जिन्हें पीरियड या आवर्त कहते हैं। तो इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर पहले वर्ग के बाद दूसरे वर्ग में तीसरे वर्ग में लैंथेनम आपको दिखाई दे रहा होगा 57 और एक्टिनम 89 के बाद कुल 14 तत्व जो बाद में खोजे गए हैं उसे अलग से आवर्त सारणी में लैंथेनाइट और एक्टिनाइट तत्वों के रूप में अलग से पीरियोडिक टेबल में स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार ये आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय कुल तत्वों की संख्या 105 थी। इसलिए आप अगर गिन सकें तो देख लेंगे कि पहले आवर्त में 2, दूसरे आवर्त और तीसरे में 8, चौथे और पाँचवें में 18, छठवें आवर्त में 32, सातवें आवर्त में 19। इस प्रकार कुल 105 तत्व आवर्त सारणी में रखे गए हैं। इस आवर्त सारणी में जितने 1 से लेकर 7 उपवर्ग हैं, 1 से लेकर 7 उपवर्ग है, इसे ए बी करके 2 अन्य उपवर्गों में विभाजित किया गया है। आवर्त सारणी को पढ़ने का तरीका हम लेफ़्ट से शुरुआत करते हैं और राइट की ओर आगे बढ़ते हैं। राइट ख़त्म होने के बाद हम आगे पुनः लेफ़्ट में जाते हैं और फिर राइट की ओर कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार आवर्त सारणी को पढ़ा जाता है। वर्ग के बारे में पहले से लेकर 7 वर्ग को एक ए बी करके उपवर्गों में बांटा गया है, किंतु 8वां वर्ग किसी उपवर्गों में विभाजित नहीं है और इसमें 3 तत्वों का समूह है। उसके बाद हमारा अगला और मुख्य वर्ग है जिसे 9वां वर्ग न कह के 0 समूह कहा जाता है। इसमें आने वाली सभी गैसें अक्रिय होती हैं और प्रकृति में कम मात्रा में किंतु अधिक उपयोगी होने के कारण उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं।
तो इन्हें उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें या शून्य वर्ग के तत्व कहा जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आवर्त की। पहले आवर्त में 2 तत्व होने के कारण उसे लघु अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होने के कारण लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और पाँचवें में 18 तत्व होने के कारण दीर्घ आवर्त कहते हैं। 16 में सबसे ज़्यादा होने के कारण अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। 7वें आवर्त में कुछ खाने अभी भी शेष होने के कारण अपूर्ण आवर्त कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके मेंडलीव के आवर्त सारणी की एक व्याख्या है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या क्या विशेषताएं हैं, अब हम उन पर जिक्र करते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो बाएं के तत्व हैं वो सारे प्रायः क्षारीय धातु हैं, अर्थात वे आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम जब दाहिनी ओर जाते हैं तो दाहिनी ओर के तत्व प्रायः इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिथियम 6, 9, 10 आप देख रहे हैं कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब हम आगे आते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में बहुत से प्रॉब्लम्स या दोष भी निर्मित हुए हैं, तो उनमें क्या क्या दिक्कत है जिसके कारण हम आगे आधुनिक आवर्त सारणी के व्याख्या करते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनों को दान और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण समान रूप से कर सकता है, मतलब वो अम्ल और क्षार दोनों गुण दर्शा सकता है। इस आधार पर हाइड्रोजन पहले और 7वें वर्ग दोनों वर्गों में स्थान ग्रहण कर सकता है, किंतु उसे केवल पहले वर्ग में रखा गया है। दूसरी प्रॉब्लम समस्थानिकों को स्थान न देना। समस्थानिक जिनके क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जिनके परमाणु भार 1, 2 और 3 के क्रम में होते हैं। इस आधार पर हाइड्रोजन को 3 स्थान मिलना चाहिए, किंतु उसे केवल 1 स्थान से संतुष्ट होना पड़ रहा है। तीसरी प्रॉब्लम लैंथेनम और एक्टेनम के बाद के 14 तत्वों को पृथक से आवर्त सारणी में रखा जाना। अगली प्रॉब्लम एक वर्ग के 2 उपवर्गों में अलग अलग गुण वाले तत्वों को एक साथ रखना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम बहुत क्रियाशील धातु होते हैं। वायु में खुला रखने पर शीघ्रता से आग पकड़ लेते हैं। गलनांक काफ़ी कम होता है, लेकिन उन्हीं के उपवर्गों में कॉपर, चांदी और जो गोल्ड है, इनके गलनांक काफ़ी उच्च होते हैं और ये सोडियम, पोटेशियम के जैसे कम ज़्यादा क्रियाशील नहीं होते। फिर भी इन्हें उपवर्गों में एक साथ रखा गया है, तो ये तर्कसंगत न होने के कारण यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। उसी प्रकार इस श्रेणी में 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रखने का भी कोई उचित कारण नहीं बताया गया है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण इसे आगे जाके फेल कर दिया गया है। और देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आर्गन का परमाणु भार 39.948 है, लेकिन उसके बाद आने वाला पोटेशियम 39.098 है। ये द्रव्यमान में कम है और आर्गन द्रव्यमान में ज़्यादा है। उस हिसाब से पोटेशियम को पहले आना चाहिए, आर्गन को बाद में आना चाहिए। बट पोटेशियम बाद में आ रहा है और आर्गन पहले आ रहा है, जबकि परमाणु भार का क्रम
बढ़ता होना चाहिए। तो इस प्रकार कुछ कारणों से मैडलिब की आवर्त सारणी तर्कसंगत नहीं है।